अस्सलाम वालेकुम जी, GNN डिबेट में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा और मेरे साथ सईद काजी साहब मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे कि कुछ रोज पहले हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने, वजीर आजम साहब ने उड़ान पाकिस्तान का जिक्र किया। उसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें वो बूस्ट करेंगे। बड़ा लॉफ्टी प्लान है, बड़े ऐसे टारगेट्स नजर आते हैं जो शायद इतने रियलिस्टिक ना हो। लेकिन आज हम यहाँ पे ये देखेंगे मुख्तलिफ एक्सपर्ट से बात करके कि कितना रियलिस्टिकली पाकिस्तान 2025 में प्रोग्रेस कर सकता है और अगर नहीं कर सकता जिन फील्ड्स में, और जहां पे हमारी पॉलिसीज काउंटर प्रोडक्टिव है, वो सब मामला क्या है। तो मैं मेहमानों का सबसे पहले आपके साथ तारुफ करवाता जाऊं। एहसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रियल एस्टेट को देख रहे हैं जिसकी आजकल कोई समझ नहीं आ रही। महमूद बुखारी साहब हमारे साथ हैं। बुखारी साहब, हमें ज़राअत की भी कोई समझ नहीं आ रही। आप चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन है और उसके अलावा हमारे साथ आफाक अली खान साहब मौजूद हैं, सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के। यहाँ पे भी सब कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या पॉलिसी बनने वाली। आज पूछते ना, इनसे समझने की कोशिश करेंगे। नदीम कुरैशी साहब है हमारे साथ, साबिक रीजनल चेयरमैन FPPC आए हैं, और तैमूर रहमान साहब। तैमूर साहब, आपसे हमने इकोनॉमी का समझना है, वो सारा कुछ उसी में जुड़ा हुआ है। कमल चीमा साहबा, IT की भी हमारी जो आजकल पॉलिसीज हैं एंड द प्लान्स दैट द गवर्नमेंट थिंक्स दैट इट विल अकम्प्लिश, कुछ समझ नहीं आ रहा उसमें साहब। लेकिन ये सारा कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ भी तो जुड़ा हुआ है। ये एक डिबेट है और तैमूर रहमान साहब से पूछेंगे कि पहले मैशत ठीक करनी है या सियासत, लेकिन इस पर मेरी और राय है, पॉपुलर राय नहीं है मेरी। लेकिन ये है कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम बुरहान पाकिस्तान में तो रिहाइश पजीर हैं हम, तो ये उड़ान हमें कहाँ लेके जाएगी। तो आगाज़ करते हैं, यहाँ से आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि रियल इस्टेट जो है उसी पे धंधा चल रहा था। सीमेंट भी बिकता था एहसन साहब, और नौकरियाँ भी निकलती थी। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जब मैंने जी बात तो नहीं करनी चाहिए कि मैं अभी नहीं कह रहा था कि जब मैंने प्लाट ख़रीदा तो प्रॉपर्टी गिर गई। तो आप मुझे बताइए कौन सा सेक्टर गिराना है ताकि मैं वहाँ इन्वेस्टमेंट कर लूँ। मगर आप बताइए, आप बड़ी अच्छी खबर लेके आए हैं कि कोई बहुत बड़ा प्लान आ रहा है और ये जो सरकार है ये प्रॉपर्टी को बूस्ट करने जा रही है। तो ज़रा बताएं वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही सब, आखिरकार गवर्नमेंट को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की जो रियल एस्टेट, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को लेकर चले, और उस टास्क फोर्स का मेंबर भी हूँ। और अब तक कोई 4-5 अच्छी मीटिंग्स हो चुकी हैं, चीज़ें कंक्लूजन की तरफ जा रही हैं और होपफुली। डिसीजन क्या हुए, हमें को खबर देना। सर, डिसीजन एज सच नहीं है, डिस्कशन में है, जिसको आप ये कह लें कि एडमिट किया गया है बाय द स्टेक होल्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। आप कह लें चेयरमैन SBR साहब की तरफ से कि वाकई ही हमें इन चीज़ों को रिविजिट करने की ज़रूरत है। लाइक टैक्सेशन के ऊपर, जो रियल इस्टेट की टैक्सेशन है जो कि इंटेंशनली बढ़ाई गई कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, बट वो उसने उल्टा इफेक्ट डाल दिया कि रेवेन्यू भी नहीं बढ़ा और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी ड्रॉप हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हुई। तो उसमें अभी जो मैकेनिज्म डिस्कस हुआ है, क्यों क्या खदोखाल क्या है, पैकेज जो आ रहा है सुना है, उसके अंदर थोड़ा सर उसके अंदर बेसिकली करने ये जा रहे हैं, एक तो टैक्स की परसेंटेज को कम करने जा रहे हैं, सेलिंग और बाइंग की, और कुछ ऐसी टैक्सेशन अनाउंस हुई हुई है लाइक जैसे 7E डीम इनकम टैक्स, कि अगर आपका एक प्लॉट है जिसका आपको डेवलपर ने पोजेशन ही नहीं दिया कि आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर लें, आपने गवर्नमेंट को उसको किराया पे करना है। तो उसके अलावा एक चीज ऑप्शन अंडर डिस्कशन है कि जो फर्स्ट बायर है, जैसे पूरी दुनिया में है, जिसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अगर वो पहली प्रॉपर्टी बाय करता है और सेल करता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए। तो वो डिफरेंट मैकेनिज्म है और होपफुली सेंस प्रिवेल। लेकिन ऐसे साहब, इसमें इंटरेस्ट रेट का भी तो बहुत अमल दखल था। जब वो इतना बढ़ गया तो फिर लोगों ने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया रियल एस्टेट के अंदर, और फिर दूसरी जगहों के ऊपर जैसे स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे भी जिस तरह से रियल एस्टेट में मामला चलता था, आपने प्लॉट लिया, आपके पास पैसे पड़े हैं, आपको क्या जरूरत है इंडस्ट्री खोलने की, आपका प्लॉट करोड़ का है, 10 लाख उसके ऊपर एक 3-4 माह में बढ़ जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट की वजह से लोगों ने बैंक्स में पैसा रखवाया, अब वो नीचे आ गया इंटरेस्ट रेट। सो व्हाट आई वांटेड टू आस्क वाज, उसका कोई फायदा नहीं हुआ आपको या सिर्फ टैक्स की वजह से था? भाई इसमें कोई शक नहीं, इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चले गए, बट जो उससे ज्यादा जो डैमेजिंग था वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, जो उन्होंने बजट के बाद की कि हमने रियल एस्टेट सेक्टर को जो टैक्स किया है, नेक्स्ट ईयर इससे ज्यादा टैक्स करेंगे। तो वो जो भी कैपिटल अवेलेबल था मुल्क में वो फ्लाई भी किया और अदर विंडोज में चला गया। राइट, ठीक। अभी भी अगर हम ये फरवरी तक ये पैकेज नहीं लेकर आते तो ये जो
बैंकों से पैसा बाहर आएगा तो वो जरूरी नहीं है कि वो मतलब रियल स्टेट में जाए या स्टॉक मार्केट में जाए, वो गंदम में भी जा सकता है, वो डॉलर में भी जा सकता है। हम उम्मीद रखें कि देयर इज समथिंग, होपफुली जितने बड़े स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं और जितनी इस पे डेलिब्रेशन हुई है, और मैं ये समझता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि गवर्नमेंट ने स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके तो जो वर्किंग हो रही है, इससे पहले तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। एक और बड़ा हमारा बाजवा साहब, एक बड़ी अहम चीज़ है जिसमें हम बहुत पीछे हैं, और अगर हम भारत को हम देखें तो मुझे बता रहा था कि 260 बिलियन की उनकी आईटी की एक्सपोर्ट है। मैडम हमारे साथ कमल चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये हम क्यों इतने पीछे हैं? इतने हमारे पास यूथ है, इतना टैलेंट है, तो हम क्यों इस आईटी के सेक्टर को टैप नहीं कर पा रहे? सबसे पहले तो भारत के साथ तो हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। भारत के साथ अपने आप को कंपेयर करना अब हमाकत है, क्योंकि देयर इज़ नो कंपैरिजन। भारत की जो है वो 300 बिलियन से ऊपर की आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी अभी 3 बिलियन भी नहीं टच की। हम अपने आप को बांग्लादेश से कंपेयर कर सकते हैं, और अनफॉर्चुनेटली अब हमें अपने आप को हम अफगानिस्तान वाले उस लेवल पे आना शुरू हो गए। तो वो हमारे कंपैरिजन हैं। देखिए, हम इस साल के शुरू में आईटी एक्सपोर्ट्स वर डूइंग रिलेटिवली वेल, बेहतर थी। हुकूमत ने भी इन्वेस्ट किया कि जो लेबर है, जो कि बच्चे हैं, डेमोग्राफिक है, वो हमारे एडवांटेज में है। हमारी 4% पॉपुलेशन इज़ अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज, विच ट्रांसलेट्स टू रफली 143 मिलियन पीपल। अच्छा कौन साहब, माफ़ी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पर हम तो इकट्ठे आज़ाद हुए थे, तो कहाँ क्या हुआ हमारे साथ, और उधर यानी कोई बुनियादी वजह क्या थी? देखिए, इकोनॉमी के ये एक्सपर्ट हैं, क्या कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लैंड और क्वालिटी ऑफ पीपल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, भारत ने क्वालिटी ऑफ पीपल पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। अनफॉर्चुनेटली हमने यहाँ पे नहीं किया। बहुत माजरत के साथ रियल इस्टेट की भी बात हो रही थी। रियल इस्टेट अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही आपकी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, आप अपनी जो क्वालिटी ऑफ लैंड है वो नहीं बढ़ रही। मतलब रियल इस्टेट में इट्स अ सेक्टर जो कि अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमी में उस तरह से प्रोडक्टिविटी नहीं लेकर आता जिस तरह से जब आप इनोवेशन करें या आप अपने एक्चुअल लैंड को, उसकी क्वालिटी को बेहतर करें, तो वो जिस तरह से आ सकती है। खैर, मैं उन पर आई लीव दैट टू द एक्सपर्ट्स। मगर जहाँ तक के स्किल हमारे लेबर की बात है, कुछ अच्छी स्टेप्स लिए गए थे। नैफटेक, पीएफडीसी, बहुत सारे ऐसे इदारे आ गए थे जहाँ पे बच्चों को स्किल किया जा रहा था। आईटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप 5-6 महीने की भी ट्रेनिंग दे दें किसी को जिसने एफए किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है, तो वो कुछ ना कुछ कमाने के काबिल हो जाता है। और फॉर्चुनेटली ये कोविड के बाद एक ऐसा फिनोमेना आया जिसमें आप कहीं पे भी दुनिया में बैठ के, मतलब पाकिस्तान में बैठ के आप दुनिया में कहीं पे भी कमा सकते हैं, दुनिया में कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। और ये सिर्फ आईटी के ही सेक्टर में ये फिनोमेना है। ठीक है, विच मीन्स कि हुकूमत पे रोज़गार का भी नहीं आता बर्डन। वो जिन बच्चों को ट्रेन करते हैं उनका रोज़गार कहीं और से आ सकता है, और डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान आ सकते हैं उनकी सर्विसेज के, आईटी एक्सपोर्ट इनकम जो ये बेयर मिनिमम है जो हमारे यहाँ पे यूथ जो कर सकती है जितना। लेकिन उसके अलावा इज इट ट्रू कि आपके यहाँ पे फास्ट है या फिर आईबीए है या 1-2 और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अलावा जो आईटी एक्सपर्ट नहीं मैं कहूँगा लेकिन आईटी ग्रेजुएट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं पाकिस्तान में, वो अप टू द पार वो नहीं है जो आईआईटी में हो रहे हैं इंडिया में या बाकी पूरी दुनिया। यही तो सारा रोना है, यही तो सारा, देखें, यही तो मैं तब से अर्ज कर रही हूँ कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया एजुकेशन में, हमने नहीं किया। हमारी यूनिवर्सिटीज़ ना तो स्टैंडर्ड की हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एचईसी की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक की, जो सवाए कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लम्स इंक्लूडेड, फास्ट इंक्लूडेड, जीआईके इंक्लूडेड, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अलावा जो 5-6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अलावा जितने भी बच्चे प्रोड्यूसर हैं एम्प्लॉयबल ही नहीं है। जब तक कि वो कोई इस तरह की ट्रेनिंग नहीं लेते, जाके अपने स्किल्स को इन्हांस नहीं करते, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। तो इस वजह से एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कल परसों डॉन में खबर थी $1.64 बिलियन का नुकसान हुआ हमें इंटरनेट की स्पीड की वजह से। जी जी, 1.6। तो ये इस पे आप जरा आप माशाल्लाह देखिए, यही मैं कहने वाली थी कि साल के शुरू में जहाँ पे अच्छी चीज़ें हो रही थी, लेबर पे, स्किल्स पे भी इन्वेस्ट किया जा रहा था, टैक्स पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बना दी गई फॉर द आईटी सेक्टर,
वहाँ पे साल के एंड में इंटरनेट ही बंद हो गया। देखिए, जब जो पूरा आईटी एक्सपोर्ट सेक्टर जिस चीज़ पे रिलाय करता है, जो उसकी फाउंडेशन है, जो उसकी बैकबोन है, वो इंटरनेट है। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट सेक्टर नहीं, पाकिस्तान के जितने ई कॉमर्स के बिजनेसेस हैं, जितने बिजनेसेस हैं जो कि लॉजिस्टिक्स पे डिपेंड करते हैं, जो भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा बिजनेस है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, एग्रीकल्चर हो, वो कोई और मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि इंटरनेट से जिसकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट नहीं होती इंटरनेट बंद होने की वजह से। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि जब आप पॉलिटिकल नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए या कोई भी और किसी भी वजह से आप इंटरनेट को बंद कर देते हैं, तो फिर आप इकोनॉमी पे एक डायरेक्ट हिट करते हैं। डायरेक्ट हिट होता है वो इकोनॉमी पे, और हर सेक्टर, स्पेशली आईटी एक्सपोर्ट सेक्टर। अभी मैं कल एक फंक्शन में गई हुई थी जहाँ पे हमारे यूएस के एम्बेसडर आए हुए थे, उनको कुछ लोग मिलने आए हुए थे। तो वहाँ पे एक साहब ने कहा कि जी मेरे पास इस वक्त $100 मिलियन का एक इन्वेस्टर है जो कि मेरी कंपनी में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है, मगर क्योंकि पिछले जो 3-4 हफ्ते जब हम उससे नेगोशिएशन कर रहे थे, इंटरनेट बंद हो जाता था, तो अब उसके जिटरी फीट हो गए। ये परसों की ना काजी साहब, एक पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार में फ्रंट पेज पे ये खबर थी कि नो टाइम फ्रेम फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेट प्रॉब्लम्स। ये पीटीसीएल क्या है कि भाई टाइम फ्रेम भी कोई नहीं है, इंटरनेट स्लो है, सानू नहीं पता कदों ठीक हो मामला। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। पॉलिटिकल इकानमी की तरफ भी बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, बहुत गहरा जुड़ा हुआ रिश्ते। मैं 2-3 बातें आपसे करूंगा। अभी मैं जब आ रहा था ये शो करने के लिए, तो मैं अपने प्रोड्यूसर से बात कर रहा था कि यार प्रॉपर्टी नहीं उठ रही। अच्छा, उसमें अब ड्यू अपॉलॉजी टू यू कि एक आदमी के लिए एक 3 मरले का मकान एक ख्वाब बन के रह गया, हालांकि प्रॉपर्टी गिरी हुई है, तो ये उठेगी तो फिर क्या होगा? डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या ये जो सारा अभी मैडम ने जो कहा, कंवल साहिबा ने, ये जो कुछ सियासत है या ये प्रॉब्लम सारा ऊपर हुक्मरानी में है, कहाँ है जहाँ डिसीजन मेकिंग, ये जितने इशूज हैं? एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, एलीट कैप्चर, कि जो हमारे सियासी इदारे हैं, हमारे मुआशी इदारे हैं, हमारे तालीमी इदारे हैं, हमारे पास जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं या कल्चरल रिसोर्सेज भी हैं, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज भी हैं, वो उस तरह से इस्तेमाल नहीं हो रही कि उसमें उसके पीछे जो सोच हो, समझ हो, पॉलिसी हो, उसमें से अवामुन्नास को फ़ायदा हो, उसमें से एलीट को फ़ायदा तो हो रहा है, मगर उसमें से जनरल पब्लिक को फ़ायदा नहीं हो रहा। कंवल जी ने जो बात की एजुकेशन, मैं इसमें एक बात जो मुझे शरारत सूझी है, सर आप बात कर रहे हैं कि मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजरा है। मैं क्यों है मियां नवाज शरीफ साहब बैंकरप्सी फाइल करने लगे ना, यानी उधर कोई नाजुक दौर नहीं है, नहीं नीचे नाजुक दौर, ये कहना चाह रहे हैं। नाजुक दौर जो है ना 99% के लिए, 1% कभी भी नाजुक दौर में नहीं करे। तो बिल्कुल ऐसे ही मैं कह रहा था, एजुकेशन के शोबे को ही देख लें कि इंडिया की कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह उनके पब्लिक सेक्टर की है। आईआईटी उनके पब्लिक सेक्टर का हिस्सा है। ये दोबारा कहिएगा, ये यानी रियासत के कंट्रोल में? एब्सोल्युटली, ये नेहरू की पॉलिसी के तहत ये इंस्टीट्यूशंस कायम हुए थे और उस वक्त से चल रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, और इस किस्म के और भी बहुत सारे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इवन जो उनके टॉप लेवल के स्कूल्स हैं, आप हैरान होंगे सुन के, वो पब्लिक स्कूल्स हैं। ज़ेवियर स्कूल वगैरह जो बड़े मशहूर हैं, जहाँ शाहरुख खान भी पढ़ने गया था, वो सारे पब्लिक स्कूल्स हैं। प्राइवेट स्कूल जो है वहाँ पे, तो जिस तरह और कुछ मुल्कों में भी ऐसे होता है कि जो बच्चा नहीं दाखिला ले सकता क्योंकि वो मेरिट पे नहीं होता, वो प्राइवेट स्कूल जाता है, मगर यहाँ उलट, यहाँ तो ये एलीट के लिए हैं, वो तो स्टेटस सिंबल है। स्टेटस सिंबल है। इवन गरीब भी यही कोशिश करता है कि मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से निकाल के किसी प्राइवेट स्कूल में डाल दूँ। ये कलैप्स जो है एजुकेशन का, इसको गवर्नमेंट को बड़े गौर से देखने की ज़रूरत है। इसके बगैर इकोनॉमी का ख्याल है फिर प्रायोरिटी का मसला है डॉक्टर साहब, इनके हमारी प्रायोरिटी नहीं है शायद। लेकिन अभी तक हमने इसको एट गवर्नमेंट लेवल, एट द डिसीजन मेकिंग लेवल, क्या हमें इसका इदराक हो चुका है और अपनी ट्रैजेक्टरी ठीक करने की तरफ भी हम नहीं है? नहीं, हमें इदराक इस सेंस में सिर्फ हुआ है कि हमने सोचा है कि अच्छा हमसे तो चल नहीं रहे स्कूल, तो अब इनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डाल दो किसी एनजीओ के हवाले। 13,000 प्रॉपर्टी, 13,000 स्कूल वो आप बेच रहे हैं, यानी रियासत बजाय कुछ बनाने के बेचने का धंधा करी। यार एक बहुत अहम बात है, मैं सोलर पे आना और बिजली पे आना चाहता हूँ कि अगर आप पूरे रीजन बल्कि दुनिया में 9 सेंट्स पे दे रहे हैं, वो हम डबल दे रहे हैं, और सोलर से हमें उम्मीद लगी थी, हम उसे भी टैक्स कर रहे हैं,
तो ये इसकी क्या वजह है? मैं आपसे सवाल डायरेक्टली करता हूँ, क्योंकि मैं ये कहता होता हूँ कि जो रियासत चला रहे हैं, साथ बिजली बनाने का भी धंधा कर रहे हैं, तो भाई हम उनसे कीमत कैसे कम करवाएंगे? हाउ वुड यू रिएक्ट ऑन दैट? एक ऐड कर ली खान साहब, नेट मीटरिंग बंद हो रही है, ये भी काजी साहब के सवाल में ऐड कर लीजिए। अच्छा, ये जो नेट मीटरिंग का जो फिनोमेना है, ये पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है। हर कोई इस तरह नेट मीटरिंग को यूज़ करता है और पूरी दुनिया में मुल्क जो हैं वो लोगों को फैसिलिटेट करते हैं कि वो सोलर की तरफ आएँ। श्योर। अच्छा, उसका फ़ायदा ये है, इट्स नॉट लिमिटेड टू एनर्जी। क्लाइमेट के ऊपर आप देखें जो हालात हुए हैं, तो आपको क्लाइमेट की तरफ से बड़ी सेफ्टी आ जाती है, क्योंकि फॉसल फ्यूल से लोग मूव कर रहे हैं एंड उनके प्लान्स हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आप जो पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा, लाहौर में स्मोक बड़ा सिनेरियो है। जस्ट इमेजिन कि अगर हमारी व्हीकल्स जो है वो सबसे बड़े मेन कल्परेट हैं, मूव हो जाएँ उस पर लिथियम पे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे चले जाएँ, तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। एक तो कॉस्ट ऑफ जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी और आपका माहौल जो है वो पोल्यूशन फ्री हो जाएगा। ठीक है, जहाँ तक नेट मीटरिंग का आपने सवाल किया, नेट मीटरिंग बंद नहीं हो सकती। उसकी रीज़न ये है कि कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, कॉन्ट्रैक्ट्स तो हैं एक, लेकिन इससे ग्रिड को भी फ़ायदा है। ग्रिड के जो इश्यूज़ थे ना, जो ट्रिपिंग के इश्यूज़ थे, वो सोलर की वजह से 70% कम हो गए। मतलब है कि एकदम लोड नहीं पड़ता। सोलर जब डे में इंडक्ट कर रहा होता है आपके ग्रिड में, सोलर एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो सिस्टम को बैलेंस रखता है। ठीक है, अदरवाइज इट्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज द लोड, क्योंकि एसी चल रहे होते हैं सारा, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा इंटेंस सिनेरियो होता है। मैं एक और, जिस तरह अभी मैडम ने कहा और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वो जो रियासत हम देखते हैं कि वहाँ सोलर अगर आप इंडिया में लगवाना चाहिए, मैं कंपैरिजन करना पड़ेगा ना, कि एक दिन ही हमारी जन्म हुआ था, तो वो उनको लोन भी मिलता है और इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है। वो कहते हैं वो आप लगाएं। यहाँ पे सुना है कि वो उसकी कीमत कम करने लगे हैं। जो आप सर, आपने जो बात की थी ना, जब व्हेन यू आर अगेंस्ट द किसी ऐसी चीज़, जो IPPs हैं, उनके लिए सोलर एक इट्स अ थ्रेट फॉर देम, बिकॉज आप जस्ट इमेजिन कि जो आपके टॉप टीयर लोग हैं, जो उनके टॉप टीयर कस्टमर्स थे, वो सोलर पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब जो रेवेन्यू जनरेशन उधर से होता था वो नहीं हो रहा। अगेन एलीट कैप्चर, नॉट इट लिमिटेड इन द सेंस कि जिन लोगों की IPPs है वो एलीट ही है सर। ओह यस, जिनके पास देखिए उनकी तो दे आर एक्चुअली मोनोपोलाइज्ड है ना, सारी चीज़ें मोनोपोलाइज्ड हैं। वो आप ऐसे लोग खुश होते हैं सोलर की तरफ, पूरी दुनिया खुश होती है कि यार सोलर पर लोग शिफ्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान में लोग अपने पैसों से, अपनी जेब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्री एनर्जी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो इस तरह की मतलब सबसे जो अफोर्डेबल एनर्जी सोर्स है पाकिस्तान में, दैट इज़ रूफटॉप सोलर एंड दैट इज़ प्रूवन बाय GIZ, मतलब कि जो पूरी दुनिया की कंपनीज, टॉप टीयर कंपनीज, उन्होंने बताया कि वाई टू गो फॉर हाइडल, वाई टू गो फॉर एनी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। आप लोगों को इंसेंटिवाइज करें, उसको चैनलाइज करें, एंड दैट्स इट हाउ इट्स गोना वर्क। अच्छा, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब, हमें आखिरी इतलात आने तक हम एक ज़राई मुल्क थे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा था, और मैं फिक्र देख रहा था कि $14 बिलियन की हम खुराक इंपोर्ट करते हैं। तो क्या हुआ, मैं फिक्र देख रहा था कि पार्टीशन से पहले जो हिस्सा पाकिस्तान में, जिसे प्लेन्स ऑफ पंजाब कहते हैं, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट का 40% गल्ला यहाँ प्रोड्यूस होता था। व्हाट वेंट रॉन्ग? शुक्रिया काजी साहब, बाजवा साहब और आपके GNM का। इस वक्त तो काजी साहब सच्ची पूछें तो वो मुझे वज़ीर आज़म साहब की वो बात याद आ रही कि मैं अपने ज़राअत के शोबे को लूँ, अगर मैं कॉटन के खेत में जाऊँ तो मुझे आवाज़ आती है ऊ ऊ, मैं गन्ने पे जाऊँ तो मुझे आवाज़ आती है ऊ ऊ, यानी हर जगह एहतजाज है। मैं, हाँ मेरी बात सुने, बात ये है कि ये बाई डिज़ाइन किया जा रहा है। मैं आपको ज़िम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि मुझ जैसा जो एक अनपढ़ शख्स है, अगर वो ये समझता है कि भाई आपकी ज़राअत जो है, आपका पूरा मुल्क इस ज़राअत पे चल रहा है, आप फरमा रहे हैं कि बाय डिज़ाइन किया जा रहा है कि बाय डिज़ाइन किया जा रहा है, यहाँ पे एग्रीकल्चर खत्म करके आप खत्म करें। व्हाट इज देयर मोटिवेशन? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्रॉप जो है ना, वो हो गई है पॉलिटिकल हो गई हैं। आप जो अपनी इंडस्ट्री उठाएंगे उसके पीछे जो अभी एलीट की बात हो रही थी, उसके पीछे कौन लोग हैं मुझे बताइए। कि जब हमारा वक्त आता है, देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो इस आलमीन को पालने वाला है,
और उस पालने की काजी साहब जिम्मेदारी किसको है। और मुझे तो ये भी शिकवा है अपने जो मुआशरे से कि किसान को ना इंसान समझा जाता है। किसान, मुझे बताएं कि आज तक कोई इसको सिविल अवार्ड दिया किसी ने, जो 25 करोड़ लोगों का पेट पाल रहा है? मुझे बताएं, मैं किससे जाके रो? आप मुझे बताएं कि आपकी इकोनॉमी, किसान पैकेज आया, मैं उस तरफ भी आता हूं। मैं ये कहता हूं कि मैं बस आपको क्या बताऊं कि लोगों के इस वक्त हालात क्या हैं। ये जो गंदम के अंदर जो हमारे साथ खिलवाड़ खेला गया, 1000 में 3 करोड़ टन गंदम थी। आप काजी साहब हिसाब लगाइए, माशाल्लाह आप हिसाब में तेज हैं, तो 1000 रुपए कम मिला मुझे। तो बताएं कि मेरे साथ ये खिलवाड़ क्यों खेला गया? मुझे 2200। वो जो काजी साहब जिस किसान पैकेज की बात कर रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा ने एक तकरीब में कहा कि मुझे किसानों के वॉइस नोट्स मैसेजेस आते हैं शुक्रिया के, मैं रात को उठ के उनको सुनती हूँ। अब बड़ी खुशी होती है मुझे कि मैं किसानों के लिए, मतलब वो कुछ और बात कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑन ग्राउंड देखें बाजवा साहब, गुजारिश ये है कि ये जो आपने कहा अभी पैकेज की बात की है, ये पैकेज तो हमेशा से आते रहे हैं। ये किसान कार्ड, ये ट्रैक्टर स्कीम, आपने येलो स्कीम भी देखी थी कार की, जो कि जी उससे कोई इनकलाब आएगा। कोई इनकलाब नहीं आने वाला। ये जितनी भी ये ऐलानात, ये हमारी जो हुकूमतें मादर के साथ इश्तिहारी हुकूमतें हैं, ये इश्तिहारों पे चलती हैं। मुझे बताएं कि जब इन्होंने ये बात कही कि हमने महंगाई कम करनी है, और ये उठे थे वहाँ से और हमारे ज़िले से इमरान खान से भी गुजरे थे कि हम महंगाई मुका रहे हैं, काजी साहब ये जुल्म नहीं है कि उस वक्त 350 रुपए घी था जब महंगाई मुकाने की इन्होंने तहरीक की, और आज 650 रुपए है, उस वक्त जनाब हजारों रुपए है। अच्छा, उसमें वो ट्रैक्टर्स के हवाले से भी मैं आपसे पूछना, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि जरा तमाम हेड से हम वो एक ओपिनियन ले लें, फिर इसको एक्सपैंड करते हैं। नदीम दोबारा फेडरल रिजर्व अमेरिका के उसके ना एक पुराने उसके हेड थे, मैं उनका अभी 4-5 दिन पहले उन्होंने एक पेपर इशू किया, उसका टाइटल था कि द इकोनॉमी इज बूमिंग एंड एवरीवन नोज इट except the Americans. Same is the case in Pakistan. ये स्टॉक एक्सचेंज उधर पहुंची हुई है, हम इधर बैठे हैं। मुझे फिर एक शरारत सुनिए। क्लिंटन ने कहा कि मैं आई क्रिएटेड 60 मिलियन जॉब्स और 6 मिलियन जॉब। वेटर को कहते तो कहते सर आई नो आई डू 3 of them। जी, बड़ा ही बात है। क्या साइंस क्या है, हमें भी समझाएं। स्टॉक एक्सचेंज आसमानों पे बातें कर रही है। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो मैं जो सबसे बड़ा अलमिया हमारा कि हमने 76 साल गुजार दिए मिसाक जमहूरियत करते हुए। हम मिसाक जमहूरियत पे 76 साल ज़ाया किए, 1 साल के लिए भी मिसाक मईशत पे नहीं आए। मैं फेडरेशन के हवाले से बात करूं तो हमने 2 साल पूरे गर्क किए हैं सारे सियासतदानों पे। हमने इनको अपने हर ऑफिस में बुला के कहा कि यार कोई भी पार्टी आ जाए, कोई कुछ आ जाए, लेकिन खुदा के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बना लें मिसाक मईशत के ऊपर। सब इकट्ठे हो जाएं और फैसला कर लें कि जो हमारी तरफ से जो मर्ज़ी आए हुकूमत में, लेकिन जो पॉलिसी बनेगी वो कोई आके चेंज नहीं करेगा। कि अगर किसी ने कोई अच्छा काम कर दिया तो आने वाला वक्त उसको बंद नहीं करेगा। नदीम साहब, सेल्फ एनरिचमेंट। मैं आपसे सवाल करता हूँ। मैं एक प्रोग्राम कर रहा था तो मुझे रऊफ कुलासरा साहब ने कहा कि यार एक बहुत बड़े हुक्मरान फैमिली के वो टीवी पे आना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं तरीन साहब को। तो मैंने कहा यार मुझे एक छोटा सा जवाब दे दें, आपसे पूछता हूँ। मैंने कहा यार इस मुल्क में 2 मिशनें थी, अगर 1990 से आपकी टैक्स हम निकालें तो आपका ग्रोथ रेट 25% से कम नहीं होगा। मगर जो हमारी मिशन चला रहे थे उसका बुरकस क्यों निकल गया? तो वो फरमाने लगे असल में हम प्राइवेट सेक्टर में रियल HR अच्छा रखते हैं। मैं कहा हमारे भी 2 नंबर रखते हैं। मतलब वाई? यहाँ से मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, एक मल्टीनेशनल साउथ एशिया से जितने पैसे निकालती है वो हालैंड की GDP के बराबर है। तो इनको देख लें तो यार हम क्यों मारे गए जिन्होंने सारी इनको सर पे उठाया हुआ आम आदमी। जी, मेरा ख्याल है कि हमारे सबसे मरने की वजह यही है कि हम हर दफ़ा इनको पूछते हैं और किसी न किसी को आगे लेके आ जाते हैं, लेकिन जो आगे आता है, देखिए जब तक इस मुल्क में इकॉनमी कैसे फ्लरिश होगी, अभी मेरे भाई बता रहे थे एग्रीकल्चर के बारे में, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज इस पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ठीक हो, देखिए आपकी इंडस्ट्री का 70% इनपुट क्या है? एग्रीकल्चर। वेयर यू स्टैंड? आप कहते हैं इंडस्ट्री चली जाएगी वहाँ सामान पे चली जाएगी, और भाई आपके पास इनपुट ही नहीं होगा तो इंडस्ट्री सामान पे कैसे चली जाएगी?
अच्छा, फिर उसके बाद हमने कोई इकोनॉमिक पॉलिसी पे, देखिए दो ही चीज़ें होती हैं, एक आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, दूसरी आपकी एक्सपोर्ट। मुझे बता दें आपने कौन सी इंडस्ट्री फिक्स कर दी है कि जो आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के तौर पे काम करे और आपकी इंपोर्ट कम हो जाए, और आपकी एक्सपोर्ट कहाँ से बढ़ाई है? आपने कौन सी ऐसी प्लानिंग दी थी जिससे आपने उड़ान पाकिस्तान उड़ा दिया? मैं एक छोटा सा कारोबार करता हूँ ना, तो मैं 2025 में 2026 की प्लानिंग कर रहा हूँ। हमने सोच लिया कि हमने 1 ट्रिलियन की इकॉनमी में जाना। इस दुनिया के अंदर कितने ममालिक हैं जो 1 ट्रिलियन की इकॉनमी में हैं? ज़रा देखें तो सही, और वो कर क्या रहे हैं उनको भी देख लें। हमने उड़ान पाकिस्तान का नाम लेके, इसके पीछे कोई होमवर्क नहीं है, मतलब कोई पीछे पॉलिसी नहीं है। जाना किस तरह है? देखिए मैं अपने कारोबार में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैंने आगे जाना कैसे है और ये गोल मैंने 2026 में अचीव कैसे करना है। ये कभी नहीं होता कि मैं कहूँ मैं 2026 में ये करना है और काम कुछ भी ना करूँ, कि हमने जाना है 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे। लेकिन डॉक्टर इकराम हक मेरे शो में कह रहे थे कि जो उसकी फंडिंग है 90% वो कर्जे से आएगी जो हमने उड़ान करनी है। अब आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि अगर 90% आपकी पैसा कर्ज से आना है तो उड़ान पाकिस्तान कहाँ जाएगा? चलें, सर वैसे भी नहीं काफी कुछ इसमें। बाजवा साहब एक उम्मीद बची है। क्या सर? वो मेरे इधर एहसन मलिक साहब बैठे हुए अब सब, और मेरी जाती उम्मीद भी है मैंने नहीं बढ़ता जाएगा क्या अजय ना प्लाट बेचना तुम मारे गए हो? मैं कोई गल नहीं, ऐसी तरीके से हमेशा मारे गए। हजूर ये बताइए कि अच्छी कुछ पॉजिटिव बात भी कर लें। एटलीस्ट लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ था, ट्रिकल डाउन होके आता था, मजदूरों को मजदूरी मिलती थी, मकान बनते थे। तो ये हमारी उम्मीद तो ना छीने ना एहसन मलिक साहब। मैं ना कल साहब एक इसमें ऐड करना चाहता हूँ, मेरा भी कुछ थोड़ा सा मेरा काम ये है, देखिए काजी साहब ने प्लॉट खरीदा, अब वो बिक नहीं रहा सही, यानी कि वो सस्ता हो गया। अच्छा मैं खरीदना चाहता हूँ, मुझे ये पता था कि यार सस्ती हुई है वो तो ऊपर ही है, जिसने खरीदना है उसको ऊपर ही नजर आ रही है और जिसने बेचना है उसको नीचे नजर आ रही है। ये कुछ समझ नहीं आ रहा मामला। मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा कमल साहिबा को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। ये बेसिकली कमल साहिबा जो आपने कहा ना ये नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है रियल एस्टेट का, यही माइंडसेट गवर्नमेंट का भी था और अल्टीमेटली उनको समझ आई कि नहीं इसके बगैर सर्वाइवल नहीं। इट्स नॉट ओनली रियल एस्टेट के साथ हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन जुड़ी हुई है। अक्सर लोग ये सेल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं कंस्ट्रक्शन अलग है, हाउसिंग अलग है। वो भाई अल्लाह के नेक बंदो, कंस्ट्रक्शन ज़मीन पे होनी है, हवा में नहीं हो जानी। तो जब तक आप एक पैकेज अच्छा नहीं बनाएंगे तब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं चलेगी। आपके इंटरव्यू में बात थी, सिर्फ मैं हर फोरम पे ये बात कहता हूँ, इस मुल्क का पॉलिटिकल इशू इतना बड़ा नहीं है जितना इकोनॉमी का इशू है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो अशराफिया है वो पॉलिटिकल इश्यूज की तरफ पीछे लगी हुई है, वो इकोनॉमी की तरफ देखती ही नहीं है। और मैंने यही तो डिबेट है, यही तो डिबेट है दैट मींस बोथ आर कनेक्टेड। उसकी एक वजह उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट आप लोगों ने भी किया कि हर वक्त टीवी पे पॉलिटिकल डिबेट। इकोनॉमी को हमने बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ है। हम ये डिस्कस करना ही नहीं चाहते कि भाई एक सीमेंट के बैग 1420 रुपए में पाकिस्तानी गवर्नमेंट 592 रुपए टैक्स ले रही है, और जबकि वही बैग हम बांग्लादेश में फॉरेन एक्सचेंज के लिए 650 रुपए में बेच रहे हैं। ये चीज कोई अंडर कंसिडरेशन नहीं आती। स्टील है 2,38,000 रुपए टन है, उसके ऊपर 52,000 रुपए में ये एंड यूजर टैक्स पे कर रहा है। मतलब इस चीज को कौन एड्रेस करे? खर्चे पूरे कर रहे हैं ना हुकूमत ने। सर एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। आप जो फरमा रहे थे कि ये दोनों चीजें मुख्तलिफ नहीं एक ही है लेकिन मुख्तलिफ हैं। अब मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो सट्टेबाजी होती थी रियल एस्टेट सेक्टर में और बेतहाशा हुई है यहाँ पे, उसका तो कुछ करना है ना हमने, क्योंकि वो पैसा किसी कंस्ट्रक्टिव किसी पॉजिटिव साइड पे लग सकता था। बाजवा साहब वो सट्टेबाजी करवाते कौन है और वो होती क्यों है? अभी जैसे हमारी जो टास्क फोर्स बनी है, बता दें कौन करवाता है। मैं आपको बताता हूँ, हमने उसमें बड़ा क्लियरली ये मेंशन किया है कि खुदारा ये फाइल सिस्टम बंद करें और आप जो भी प्रोडक्ट सेल करता है डेवलपर या बिल्डर, सही साहब ने जैसे एक प्लॉट परचेज किया है, वो विदाउट हिज कॉन्सेंट वो प्लॉट चेंज नहीं होगा जब तक सही साहब उस पर एग्री ना करें।
और फाइल कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। प्लॉट से लो, फ्लैट से लो, ये सट्टा होता ही फाइलों की वजह से। और फाइलें भी वो वाली बिकती हैं जिनके पास 200 कनाल जमीन होती है और 20,000 फाइल बिक्री होती है, और उसमें अदारे इन्वॉल्व होते हैं, उनकी मर्जी के बगैर नहीं बिकती। इस बात में कितनी सच्चाई है आसिम साहब की इतनी वतन अजीज में रकबा नहीं है जिसकी फाइलें बिक चुकी हैं? ये भी है कि हाउसिंग सोसाइटी बनी, उसके पास इतनी जमीन ही नहीं है और फाइलें बेच देते हैं। किसी हद तक बात ठीक है, किसी हद तक बात ठीक। मैंने आपको कि 200 कनाल जमीन नहीं और 20,000 फाइल बेची हुई है, तो मतलब हर सोसाइटी आप ले लें, मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन्वॉल्व है, FBR है। एक तैमूर साहब ने भी बात की, जैसे मैं उस पर थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी नालायकी इस मुल्क की, मैं हर फोरम पे ये बात कहता हूँ कि 80% मसाइल की वजह FBR। आप ऑन बोर्ड करते ही नहीं है पॉलिसी बनाते वक्त। यार ये मुझे बात आज समझ नहीं आई। मैं इस पे अभी मेरे वजीर खजाना मुझे कहते हैं FBR बहुत बड़ा मसला है, वो बाजवा साहब के अंडर है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर है ना। ये क्या फजूल बात है कि वो जी FBR मेरे को भाई FBR आपने FBR के चेयरमैन लगाया हुआ। हमारे तो भाई दोस्त हैं, उनके बड़े भाई हैं, हम उनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते, मगर इसको ठीक किसने करना है? करना ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने करना है, गवर्नमेंट ने करना है, बट पेल लेना। मतलब मैं ये समझता हूं कि इट्स अ हाई टाइम। आप ये जनवरी आ गया, आप आज बजट की तैयारी करें, आप आज स्टेक होल्डर्स को साथ बैठाएं, उनके इश्यूज डिस्कस करें, उसके मुताबिक आप पॉलिसी दें जिसमें रेवेन्यू भी जनरेट हो और इंडस्ट्री भी चले, चाहे वो IT की है, चाहे वो एग्रीकल्चर की है, चाहे वो रियल एस्टेट की है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री है। जब तक आप लोग, अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं क्योंकि आप ऑलमोस्ट सरकार के अंदर उस कमेटी में बैठे हुए हैं, तो आप कोई अच्छी खबर नहीं, इंशाल्लाह फरवरी में आपको अच्छी खबर मिलेगी। हाँ, हमने अपना होमवर्क कर लिया है, अब अल्लाह खैर करे, बस हमारी उम्मीद है आप करें। आप हमारा अंदाजा लगा सकते हैं, हम आप उम्मीद रखें। बहरहाल मैडम ये फरमाइएगा, इन्होंने भी बात की, आपके जवाब में बात की उन्होंने, मगर ये तो पूछना बनता है कि अगर $650 बिलियन तो फॉरेन एक्सचेंज उधर है, क्या टैक्स यहाँ बहुत ज़्यादा है या सेल्फ डिफीटिंग है? कंपैरिजन तो करेंगे ना, फायरवॉल का कितना फायदा हुआ ये भी बता। देखिए, अगर रूट कॉज देखते हैं ना आप किसी भी चीज़ का, कि आपने उड़ान पाकिस्तान की बात की, इन्होंने भी कहा कि वो जो फंड होगा वो बोरोड मनी से फंड होगा। तो मेरे ख्याल में अगर मैं इसको सारी चीज़ें एक साइड पे रखते हैं, अगर आप सिर्फ देख लें कि रूट कॉज क्या हमारी इकोनॉमी के जो वोज़ हैं उसका रूट कॉज क्या है, तो मेरा ये ख्याल है कि जब हम बोरो करते हैं, जब हम पैसे लेते हैं IMF से लेते हैं, तो उन पैसों से पाकिस्तान की प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बढ़ती। वो पैसे जो है वो डिफरेंट चीज़ों में, अगेन रियल एस्टेट पे थोड़ा सा फिर से सॉरी बात करें, आप हाउसिंग में क्या होता है कि दे कीप सर्कुलेटिंग, उसे कोई एक्सपोर्ट तो नहीं बन रही ना। एग्रीकल्चर में एटलीस्ट अगर आप कॉटन बनाते हैं, कॉटन को फिर आप उस पर वैल्यू एडिशन करें, उस पर इंडस्ट्री लगाएं। आप देखें बांग्लादेश कहाँ से कहाँ, आप बाहर जाएं, मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, जो आप कपड़ा उठाते हैं मेड इन बांग्लादेश लिखा होता है, मेड इन पाकिस्तान क्यों नहीं लिखा हुआ? ठीक है, तो आपने अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी, उससे हुआ क्या कि आपने IMF पाकिस्तान में जो फाइनेंस मिनिस्टर आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, कोई भी आता है, दे आर जस्ट एग्जीक्यूशनर्स ऑफ द पॉलिसी। पॉलिसी कहाँ से आती है? पॉलिसी तो IMF से आती है, क्योंकि उनसे आपने कर्जा लिया हुआ है। कर्जा जब आपने उनसे लिया हुआ है तो पॉलिसी आपको वो डिक्टेट करते हैं। आप उनकी पॉलिसी की वजह से आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है, आपका कॉस्ट ऑफ एनर्जी बढ़ जाता है, आपका कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ जाता है, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ जाता है। तो मैं अगर मैंने कोई भी इंडस्ट्री लगानी है, मैं मुझे किसी मतलब कहना, मैं कोई गलत बात नहीं कहना चाहती, मगर मैं कोई पागल हूँ कि मैं जाके एक इंडस्ट्री लगाऊंगी, जब मैं बैंक में अपने पैसे रखूँ मुझे 20% रिटर्न मिले, तो मुझे क्या मुझे मौत आई है कि मैं जाके जो है वो फैक्ट्री लगाऊं, प्लॉट ले लें आप। तो बात ये है कि देखिए, जब तक कि आपकी इतनी अच्छी जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग थी, आपने आर्टिफिशियली डॉलर
का रेट एक जगह पे रखा, आपने जो है वो सब्सिडीज दे दी, अपने फ्यूल में सब्सिडीज देते रहे, आप अपनी जो है वो किसी ना किसी तरह अपनी इलेक्टोरल पब्लिक को जो है वो पैसिफाई करते रहे। आपके मुल्क की किसी भी तरह की प्रोडक्टिव कैपेसिटी आपने नहीं बढ़ाई। जब तक आप अपने मुल्क में प्रोडक्टिविटी नहीं लेकर आते तो वो तो पैसा आपका है ही नहीं ना, वो मुल्क जो आपके मुल्क में पैसा आ रहा है वो रिप्रेजेंट ही नहीं करता आपकी इकोनॉमी। दैट इज समथिंग यू आर बोरोइंग फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ में भी पे ऑफ करने के लिए आपको प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ानी है ना, वो है ही नहीं, बढ़ा ही नहीं रही, कोई पॉलिसी नहीं। दुबई तो नहीं है कि यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग रियल एस्टेट। ये बात ना डॉक्टर साहब, ये मैं बिल्कुल मैं कंट्रोल रूम से मुझे ये सवाल नहीं कहा गया था जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये जो पॉलिटिकल पावर और ज़राए पैदावार पर कब्जे का इश्तराक है, जिसे हम 3 Ws भी कहते हैं ना, इंडिया में क्या कहते हैं नाम, M मनी, मीडिया, मसल, ये जो नेक्सस बन गया है, मतलब मोदी साहब कोई IPP नहीं चलाते, जैसा भी चला रहे हैं, मुल्क चला रहे हैं, इसको किस हद तक आप जिम्मेदार समझते हैं? ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यही तो 100% रिस्पॉन्सिबल, यही एलीट कैप्चर है दरअसल। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि कबल जी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, एहसन साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। मामला ये, वो भी ठीक है और वो भी ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, हम गलत हैं, हम भी गलत हैं। मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से। जब कोई भी ये कहता है कि हमारी रेवेन्यू ओवरऑल रियल इस्टेट में जाती है और ये प्रोडक्टिव सेक्टर नहीं है, वो गलत नहीं कह रहा, मगर इसके कसूरवार रियल इस्टेट सेक्टर वाले नहीं हैं। ये है मामला एक ओवरऑल बिजनेस क्लाइमेट का, इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का एंड सो ऑन। जिस तरह उन्होंने कहा कि अगर इंटरेस्ट रेट इतना हाई है, अगर कॉस्ट ऑफ बिजनेस इतनी हाई है, अगर बिजली की कीमत इतनी ज़्यादा है, अगर जो इनपुट्स मुझे मिल रहे हैं उनका मसला है, अगर IPPs मुझे इतना ओवर चार्ज कर रही, तो फिर मैं बिजनेस की तरफ नहीं जाऊँगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि रियल एस्टेट का जो बूम है वो जुड़ा हुआ है रिमिटेंस इकोनॉमी के साथ। इस चीज़ को लोग नहीं समझते, रियल एस्टेट वालों के अलावा शायद, कि जहाँ पे भी आप देखेंगे रिमिटेंस इकोनॉमी होगी। अभी देखिए इस दफ़ा $35 बिलियन ऑलरेडी 6 महीने में नहीं सॉरी 17 बिलियन 6 महीने में आ चुका है। इट मीन्स के दिस विल बी द फर्स्ट ईयर जिसमें हमारे रिमिटेंसेस हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा होंगे। अब हम एक रिमिटेंस इकोनॉमी पर, इज इट गुड और बैड? अगर हम प्योरली सिर्फ रिमिटेंसेस पे रिलाई करेंगे तो इट्स नॉट गुड। वैसे तो रिमिटेंसेस ग्रो करने चाहिए, मगर एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है। अब जब रिमिटेंस आता है बाहर से बिलियंस की तादाद में और वो मेजर सेक्टर है, तो वो कहाँ जाएगा? जो बंदा बाहर से पैसे भेजता है अपने ख़ानदान को, वो इस मकसद के लिए नहीं भेजता कि वो फैक्ट्री लगाएंगे, वो इसी मकसद के लिए भेजता है कि वो गाड़ी खरीद लेंगे, वो TV खरीद लेंगे, वो घर खरीद लेंगे, वो रियल इस्टेट अपना घर बेहतर कर लेंगे। ये है मेन वजह इसकी रियल इस्टेट की बूम की। इसका ये मतलब नहीं उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को समझने की ज़रूरत है। अच्छा, एक जहाँ हम बुखारी साहब, हम जवान हुए, जागीरदारी मुर्दाबाद, जागीरदाराना सोच बड़ी बुरी है। कितनी लैंड होल्डिंग है? छोटा जो एक किसान है उसकी क्या परसेंटेज है और बड़ी लैंड की मलकियतें रह गई हैं वतन अजीज में? सर जी, अब तो 1 से 2% जो है वो जागीरदार जिनको आप कह सकते हैं, जिनकी 1000 एकड़ से ऊपर है। अब तो 3 एकड़ से लेके 5 एकड़ और 12 एकड़ से 25 एकड़ तक का ही आपको काश्तकार नजर आता है। मिडिल क्लास में आ गया वो बिल्कुल सर, नीचे, बिल्कुल नीचे। मैं भी ले आया हूँ सर, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, इसका क्या हाल है कि पॉलिसीज है नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ कि हमारे यहाँ अभी गंदम काश्त हो गई और कोई गंदम का रेट मुकर्रर नहीं किया और कहा कि जी IMF ने कहा है। ये बाकी काम IMF के कहने पे, जहां अपने खर्चे वज़ीर आज़म हाउस के, गवर्नर हाउस के और वज़ीर आला हाउस के और जनाब गाड़ियाँ आ रही हैं और ये सारा कुछ हो रहा है, और यहीं आके ये कहते हैं कि IMF ने जो कह दिया, इंडिया ने 25-26 की वीट की प्राइस जो है ना वो मुकर्रर कर दी है। मैं आपको अभी पैदा होनी है, जी पैदा होनी है, अभी काश्त होनी है, उसकी प्राइस मुकर्रर। हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है, डंग टपाओ पॉलिसी होती है। आप ये देखें कि 4 साल पहले यहाँ पे 5 रुपए और 35 पैसे यूनिट का रेट था जरी ट्यूबवेल का, ठीक है, और इस वक्त जो है मैं 50 से 60 रुपए फी यूनिट भर रहा हूँ। 4 सालों के अंदर ये डिफरेंस है। इंडिया के अंदर DAP जो है वो 1300 रुपए की है
अगर उसको पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें तो 39 रुपए बनते हैं सर वो बात, और अगर बुखारी साहब ये वही बात आ गई, इंडिया के साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं। इंडिया के नहीं बताएं, ये इचरे जितना हॉलैंड है उसका, हॉलैंड इचरे से बड़ा नहीं है, और $126 बिलियन की एक्सपोर्ट कैसे कर लेते हैं ज़राअत की, यूरो की। कैसा मैं आपको बताता हूँ, गुजारिश ये है कि यहाँ पे मार्केटिंग का कोई निज़ाम नहीं है आपके सामने। आप एडिबल ऑयल जो है वो अरब रुपए का जो है वो लेके आते हैं, क्या यहाँ पे नहीं हो सकती राया? सूरजमुखी जो ऑयली क्रॉप है वो ठीक है ना, लेकिन आप नहीं, हुकूमत पॉलिसी क्यों नहीं बनाती? हमने बीजी सूरजमुखी और दीगर फसलें जो ऑयली है और हमसे कोई उठाने वाला नहीं था। आप ये देखें कि अभी जो है तिल की फसल पंजाब के अंदर 38 लाख एकड़ के ऊपर आई और उसका रेट पहले साल अच्छा था और किसान ने वो बीजी और उसके बाद उसको जनाब नहीं। अभी जो जुल्म हो रहा है आप देखें कि इन्होंने कहा जी कि फ्री मार्केट, जी फ्री मार्केट का जनाब मरियम नवाज साहबा ने कहा, कहा जाता है, और नहीं उसके बाद फिर ये है कि रहीम यार खान से आगे जनाब गन्ना नहीं जाने देनी। अरे भाई मेरी मर्जी है, मैं अफगानिस्तान को दूं, मैं अमेरिका भेजूं, मैं जहां मर्जी भेजूं। भाई साहब ये असूल है ना कि हमें तो रोक दिया गया कि जी आप जो है वो गंदम जो, और फिर एक ऑर्डर भी कर दिया गया मरियम साहबा ने कि जी 2800 से ऊपर जो खरीद करेगा उसके ऊपर FIR हो जाएगी। भाई ये कौन सी फ्री मार्केट है? मुझे और ये एक मुख्तसर बताइए यार, यहाँ एक दो फैक्ट्रियाँ थी जहाँ ट्रैक्टर बनाते थे, लगता है आखिरी खबरें आने तक वो बंद हो गई हैं, वाह है? नहीं सर नहीं, मैं है, चल रही है, नहीं मैं वो भी आपको बताऊं कि 2022 में 21-22 में 15,000 ट्रैक्टर बिका। उसके बाद जो है वो 3,000 यहाँ बना, नहीं यहाँ मतलब यहाँ पे बात सामान तो बाहर से आता है, यही तो हमारी बदबख्ती है, असेंबल करते हैं बस। हाँ जी बदबख्ती है। और वो ट्रैक्टर खड़ा इन्होंने जनाब मुआहदा किया और 9,500 जो ट्रैक्टर जो बड़ा वावेला किया है जी कि हमने वो दे दिया, उससे काई साहब इन पैकेजेस से कोई इनकलाब नहीं आने वाला। इन्होंने कहा जी कि हमने 1.5 लाख फ्री कर्जा, और यार कहाँ पे खुदा का खौफ करे 5,000 रुपये उसमें से कटौती होती, उस 1.5 लाख में। अच्छा प्राइस क्या है ट्रैक्टर की? जो इंडिया में प्राइस है हमारे यहाँ दूसरे मुल्क में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। यहाँ पे तो 40 लाख का जो है वो आपको, और ये ट्रैक्टर जो है, हमारे एक दोस्त गए में वो कहने लगे म्यूजियम में खड़ा है। सर मैं बता, ट्रैक्टर जो म्यूजियम वाला है वो उसका और इंडिया के ट्रैक्टर का क्या सर यहाँ पे कीमत कोई पूछने वाला नहीं है। जिस तरह ये बात कही गई कि नफे का कोई हद नहीं है कि आप ये इनसे नहीं पूछ सकते जो हमारे सनतकार भाई हैं कि जी आप क्या मुनाफा ले रहे हैं। वो ट्रैक्टर में 5,000 का इजाफा कर दे, वो 5 लाख का इजाफा कर दे, वो अपनी मर्जी से उसमें इजाफा करते हैं। अभी मैं खाद की बात कर रहा था तो बाजवा साहब ने पता नहीं क्यों मुझे इंडिया में क्या कितने का है सर? मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 2021-22 के अंदर जो है वो जो है 1,600 की यूरिया थी जी, और अब जो है वो 5,000 की 4,800 की। आप तसव्वुर करें कि इतने शॉर्ट टाइम के अंदर मैं किस तरह कम्पीट करूंगा। लेवल प्लेइंग फील्ड मुझे नहीं दी जा रही। मैंने तो अनाज इतना वाफर कर दिया कि 3 करोड़ टन कर दिया। काई साहब जरा तवज्जो फरमाइए, ये जुर्म बन गया मेरा और मुझे उसके अंदर मार पड़ी। मुझे जो है अब मैं इंडिया की क्यों मिसाल देता हूं कि आपके साथ है, वहां पे बिजली फ्री 1 रुपए यूनिट है, 1 रुपए यूनिट है। उसके 13 अजला है पंजाब के। किसान को बिजली दी जाती है वो 1 रुपए यूनिट है वहां पे जी। और यहाँ पे कितनी? यहाँ पे 70 रुपए, 60 रुपए। अच्छा PF है अभी जो फ्यूल एडजस्टमेंट के जो नेगेटिव में आया उसका फायदा सबको दिया, सनतकार को दिया, घरेलू सार्फिन को दिया, कमर्शियल को दिया, नहीं दिया तो सिर्फ किसान को नहीं दिया। अच्छा, ये कितना बड़ा जुल्म है। ये डिबेट जारी है, बाकी इसका पार्ट इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में।